अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। सबसे पहले पार्ट में हम लोग इसको थ्योरेटिकली किस तरह से सोल्व किया जाता है टेबल की फॉर्म में, जो आप लोग एग्जाम में सोल्व करेंगे, और देन हम इसको C++ लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि हम लोग इसको कोड किस तरह करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम का क्राइटेरिया क्या है और इसकी अप्रोच क्या है। इससे पहले हम लोग दो एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को भी इसी तरह इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि इसका क्राइटेरिया क्या रहता है। तो क्राइटेरिया में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अराइवल टाइम विद टाइम क्वांटम। सो अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को देखा था और उसके अंदर भी जो हमारे पास क्राइटेरिया था वो था अराइवल टाइम का। तो सेम राउंड रॉबिन में भी वही अराइवल टाइम है, लेकिन यहाँ पर फर्क किस चीज का आ रहा है, टाइम क्वांटम का। टाइम क्वांटम की चीज होती है कि आपका जो प्रोसेस है वो कितनी देर के लिए सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगा और देन वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो अप्रोच है वो है प्रीएम्प्टिव। लेकिन अभी तक जो भी हमने एल्गोरिदम देखे वो थे नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये प्रीएम्प्टिव क्या है कि ये एक मखसूस टाइम के लिए सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगा, देन ये प्रीएम्प्ट होकर रेडी क्यू में आ जाएगा। तो इसको एक मिसाल से हम लोग समझते हैं और देन इसको फिर सोल्व करते हैं। लेट्स सपोज के मेरे पास ये सीपीयू है और उसके ऊपर ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस है इन्होंने एग्जीक्यूट होना है। ये जो तमाम के तमाम प्रोसेस है इनका मैंने यहाँ नीचे टाइम भी लिखा हुआ है कि ना कौन से प्रोसेस को कितना टाइम सीपीयू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रोसेस है उसको सबसे ज्यादा टाइम के लिए सीपीयू चाहिए बनिस्बत उसके जो आखिर में है जिसको कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए। तो अगर बिल फर्ज जो P1 है ये पहले जाके सीपीयू में बैठ जाता है, जो बाकी पीछे बच्चे होंगे वो कहेंगे भाई ये क्या मजाक चल रहा है, P1 हम भी तो लाइन में लगे हुए हैं, हमें भी तो सीपीयू चाहिए, हम कब तक वेट करें। बात समझ में आ रही है। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पर हम लोग टाइम क्वांटम का सहारा लेते हैं कि चाहे जितने बड़ा मर्जी प्रोसेस आ जाए वो एग्जीक्यूट सिर्फ इतने टाइम के लिए ही होगा, देन वो दोबारा प्रीएम्प्ट होके रेडी क्यू में आ जाएगा। तो उसी निस्बत से हम इसको जरा सोल्व करके देखते हैं कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो जाएगा P1 सीपीयू के पास कि भाई मैंने आपको यूटिलाइज करके अपने आप को एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू कहेगा कि भाई आपका टाइम जितना बड़ा मर्जी है लेकिन आपको मैं 2 सेकंड के लिए यूटिलाइजेशन दूंगा, तो आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए यूटिलाइज करके दोबारा लाइन में लग जाना। तो होगा क्या कि ये 10 में से 2 सेकंड वो एग्जीक्यूट करेगा, तो बाकी कितने बच जाएंगे 8 सेकंड। 10 - 2 8। तो जो 8 सेकंड होंगे ना ये दोबारा आके यहाँ पर P4 के पीछे लाइन में लग जाएगा। अब अगली नंबर किसका है, P2 का। तो P2 भी जाएगा सीपीयू के पास, कहेगा भाई मैंने एग्जीक्यूट करवाना है अपने आप को। वो कहेगा कि आपका जो टाइम है वो है टोटल 4 सेकंड, लेकिन मैं आपको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होने की इजाजत देता हूँ। तो P2 कहेगा चलो ठीक है, 2 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, जो बाकी 2 बचेंगे वो दोबारा यहाँ पर रेडी क्यू में आ जाएगा और यहाँ पर दोबारा से लाइन में लग जाएगा। उसके बाद P3 आएगा, P3 जाएगा इसके पास। P3 कहेगा भाई मैंने भी अपने आप को एग्जीक्यूट करवाना है। P3 कहेगा कि मेरे पास जो टाइम क्वांटम है वो है 3। वो कहेगा नहीं भाई आपको भी मैं 2 सेकंड दे सकता हूँ, वो जो आपका बाकी 1 सेकंड होगा वो आप दोबारा से लाइन में लगे और दोबारा से अपने आप को एग्जीक्यूट करें, अपनी बारी का इंतजार करें। उसके बाद आ जाएगा P4 सीपीयू के पास आएगा और कहेगा कि मेरा तो टाइम ही 1 सेकंड है। वो कहेगा शाबाश आप मुकम्मल एग्जीक्यूट हो सकते हो। तो ये मुकम्मल एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद अगेन P1 P2 P3 ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो मेरे तमाम के तमाम जो टाइम है ना ये कम हो के ना 0 नहीं हो जाते। जैसे ये तमाम के तमाम टाइम जो है वो 0 हो जाएंगे, देन मेरे तमाम के तमाम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। तो अब हम लोग इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। और यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ नीचे एक गैंग चार्ट्स के नाम से जो कि हम हर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बनाते हैं, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक न्यू हेडिंग बनाई हुई है रेडी क्यू के नाम से, और इसके अंदर हम लोग इसी तरह अपने प्रोसेस को क्यू में लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट तो करना है 0 से और देखना है कि सबसे कम अराइवल टाइम किसका है। तो इस टाइम मेरा सबसे कम अराइवल टाइम है P1 का। तो मैं पहले P1 को एग्जीक्यूट करवा दूंगा। P1 को एग्जीक्यूट कितनी देर तक करवाना है हम लोगों ने 2 सेकंड के लिए। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ 2 तक लिख लेना है, ये नहीं देखना कि उसका बस टाइम है कितना, 2 तक लिख लेना। उसके बाद देखें कि ये बस टाइम इसका कितना 4, तो 4 - 2 बाकी कितना बच गया 2। इसका मतलब इसको अभी 2 सेकंड और एग्जीक्यूट होना है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर ये देखना है कि बाकी जो प्रोसेस है वो हमारे पास जो क्यू में आए हुए हैं सबसे पहले तो उनको लिख लेना है। तो यहाँ मेरे पास P1 के बाद कितने प्रोसेस बचते हैं, P2 P3 और P4। तो मैं यहाँ पर P2 लिख लूंगा, P3 लिख लूंगा और P
4 को लिख लूंगा, ठीक है। देन मैं उसके बाद ये देखूंगा कि मेरा जो गैंग चार्ट पे कितने प्रोसेस का वो जो हमने अभी एग्जीक्यूट करवाया उसका कितना बस टाइम बाकी है। तो देखिए इसका अभी 2 बस टाइम बाकी है, तो इसको भी दोबारा से रेडी क्यू में यहाँ पर मैं लिख दूंगा P1। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले यहाँ रेडी क्यू से उठाते जाना है प्रोसेस को और उसको यहाँ पर गैंग चार्ट पे एग्जीक्यूट करवाते जाना है। तो सबसे अब बारी है P2 की, तो मैं यहाँ पर P2 को एग्जीक्यूट करवा दूंगा और P2 का देखें बस टाइम कितना है 3, तो 2 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ मैं नीचे 2 + 2 लिख दूंगा 4, और क्योंकि अभी P2 ने दोबारा एग्जीक्यूट होना है तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख दूंगा P2। उसके बाद देखें कौन सा हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है, वो है P3, तो मैं यहाँ पर P3 लिख दूंगा और P3 लिखने के बाद देखेंगे कि इसका बस टाइम कितना है 5, तो 5 - 2 कितना बच गया बाकी 3, और यहाँ 4 + 2 = 6, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया और ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका। उसके बाद कौन सा है P4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा P4, और P4 का किधर गया, ये है 2 है बस टाइम, तो ये 2 हमने चलाना भी 2 तक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 6 + 2 कितना हो गया 8, और अब रेडी क्यू में ये P4 नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद दोबारा देखें आ रहा है P1, तो P1 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा। P1 को लिखने के बाद इसका कितना है, वो हमारे पास टाइम 2 रहता था, तो ये 2 से होके आ जाएगा 0, और ये भी मेरे पास कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे 8 + 2 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा लास्ट प्रोसेस P2, तो यहाँ आ जाएगा P2, और यहाँ हम ना देखो लिखना भूल गए ना, P3 भी तो आना था, तो ये P3 मेरे पास यहाँ आना था, ठीक है ना। अच्छा P2 पे थे, P2 किधर गया, कितना इसका रहता था बस टाइम 1 रहता था, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। 10 + 1 कितना हो गया 11, और देन लास्ट में मेरे पास है P3, तो P3 मैं इसको कंप्लीट ही एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। बेशक हमारे पास जो टाइम क्वांटम है वो 2 तक है, लेकिन देखिए इसके आगे मेरे पास कोई प्रोसेस भी नहीं है, तो अगर मैं इसको एक ही बार में एग्जीक्यूट करवा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 11 + 3 = कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ ये भी 3 से हो जाएगा 0। तो देखिए मेरे तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं उनका टाइम जो है वो 0 हो गया, इसका मतलब तमाम मेरे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसका ना कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं हम लोग। कंप्लीशन टाइम देखें किस तरह से लिखते हैं, जो प्रोसेस है उसके राइट साइड पे देखेंगे और राइट टू लेफ्ट हम लोग जाएंगे, और सबसे पहले देखें P3 का है, तो P3 का कितना आ रहा है मेरे पास 14, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 14 कंप्लीशन टाइम वाले कॉलम में, ठीक है। और देन P2 का कितना आ रहा है 11, तो P2 में मैं लिख दूंगा 11, और उसके बाद क्या आ रहा है P1 का, तो P1 का कितना आ रहा है 10, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10, और लास्ट कौन बच गया P4 का कितना आ रहा है 8, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 8। उसके बाद जी टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम। तो इसी फार्मूला को ज़हन में रख के आप लोग इसको सॉल्व करें। कंप्लीशन टाइम में 10 - 0 तो आ जाएगा 10, 11 - 1 कितना आ जाएगा 10, और 14 - 2 कितना आ जाएगा 12, 8 - 3 5। उसके बाद है जी वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर इसका देखते जाएंगे और बस टाइम ये वाला देखते जाएंगे, ये वाला जो हमने हमारा असल में हमारा बस टाइम था। तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 10 - 3 7, 12 - 5 7, और 5 - 2 3। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, और अब हम लोग इसको ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं C++ में, और इसको इसी तरह से हम लोग टेबल की फॉर्म में एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो मैं यहाँ आ चुका हूँ VS कोड में, और मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बना के उसको सेव कर दिया C++ के एक्सटेंशन से, और यहाँ पर मैंने एक बॉयलरप्लेट कोड भी लगा लिया इसका। और अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये करना है कि ये जो जितने भी मेरे पास कॉलम है इनको मैं एक स्ट्रक्चर में इनक्लोज करवा दूंगा। तो ये मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 मेरे पास कॉलम है, ID, अराइवल टाइम, बस टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो मैं करूंगा क्या कि सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखूंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उस स्ट्रक्चर का नाम मैं रख दूंगा प्रोसेस। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर वही 6 कॉलम बनाऊंगा। पहली ID आ गई, दूसरी मेरे पास अराइवल टाइम आ गया, और तीसरा मेरे पास आ गया बस टाइम, चौथा हमारे पास है कंप्लीशन टाइम, पांचवा हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम, और छठा जो है वो हमारे पास है वेटिंग टाइम। ये तमाम के तमाम मैंने बना लिया, और यहाँ मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया। ओके, तो ये मैंने तमाम के तमाम स्ट्रक्चर को डिफाइन
कर लिया। अब मुझे इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इन तमाम की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इनमें से गौर करें, ये जो पहले 3 है ये तो मुझे लेना है यूजर से इनपुट, आईडी भी, अराइवल टाइम भी और बस टाइम भी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मेन सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा n नाम से और एक क्वांटम। अब ये जो n वाला है ना, n वाला वेरिएबल, ये मेरा स्टोर करवाएगा कि मैं कितने प्रोसेस अपने एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखे मैंने जैसे 4 करवाया ना, आप 10 भी करवा सकते हैं, 15 भी, तो वो मेरा जाके स्टोर हो जाएगा n में। और क्वांटम की जगह आएगा ये मेरे पास टाइम क्वांटम, पूछेगा कि आप कितने टाइम क्वांटम के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसे हमने इस मिसाल में देखा कि हम इसको 2 टाइम क्वांटम के मुताबिक एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो सेम मैं यहाँ पर यही क्वांटम को भी इनपुट यूजर से लूंगा। उसके बाद मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। और ये करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, और यहाँ मैं इसको सी इन करवा लूंगा n में, और उसके बाद मैं एक दूसरी सी आउट की स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो मैं इसको ना कॉपी करके इसी को नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखूंगा इंटर द टाइम क्वांटम, ठीक है, टाइम क्वांटम, और इसका जो वेरिएबल है वो चेंज करके क्वांटम रख देंगे, ये क्वांटम, ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 चीजें इनपुट आ गई, हम लोग अब अपने स्ट्रक्चर की एक एरे बनाएंगे स्ट्रक्चर नाम से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोसेस की, उसकी मैंने क्या नाम रखूं, प्रोसेसेस रख लेते हैं, प्रोसेसेस। और ये एरे मैंने डिफाइन कर ली और इसका साइज जो है मेरा पास n के इक्वल होगा जो मैंने यूजर से इनपुट लिया। ये करने के बाद अब मुझे तमाम की तमाम चीजें इनपुट लेनी है। तो अब वो इनपुट के लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा और इसको तमाम की तमाम जो चीजें हैं ना मेरे पास पहली 3 आईडी, अराइवल टाइम और बस टाइम, इसको मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पर कोड को कॉपी किया है और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मैंने ये क्या किया। तो सबसे पहले होगा क्या कि मेरी इस स्टेप में एरे बन जाएगी प्रोसेस इस स्ट्रक्चर की टाइप की। उसके बाद मेरा एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर प्रोसेस डिटेल्स, और देन यहाँ पर मेरी एक फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी जिसके अंदर मेरी ना n तक वो फॉर लूप चलेगी और यहाँ पर मेरे पास मैसेज प्रिंट हो के आएगा प्रोसेस i+1 के प्रोसेस नंबर 1, ठीक है। क्योंकि मेरी i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर +1 लगा दिया ताकि मेरे पास वहां पर जो है 1 से स्टार्ट हो, ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोसेस नंबर 1। तो यहाँ पर वो कहेगा कि प्रोसेस 1, और यहाँ पर वो प्रोसेस की आईडी खुद ब खुद मुझे वो कर देगा, हमें उसको ना इनपुट कराने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 इसी तरतीब से आएगी। तो ये मैंने यहाँ पर वही चीज लिखी है कि प्रोसेस i की आईडी के अंदर आ जाए i+1। तो i की वैल्यू मेरे पास 0 है, उसके अंदर +1 करेंगे तो 1 हो जाएगी। तो मेरी प्रोसेस आईडी हो जाए वो 1 से ही स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद वो पूछेगा कि उसके बाद वो प्रिंट करेगा कि अराइवल टाइम, और यहाँ पर अराइवल टाइम को यूजर इनपुट दे देगा। देन वो प्रिंट करेगा बस टाइम और यहाँ पर यूजर बस टाइम को इनपुट दे देगा, और ये जाके सारा का सारा स्टोर होगा मेरी इस प्रोसेस इस स्ट्रक्चर में स्टोर होगा जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए, ठीक है। तो ये एरे को इस तरह से लिखा जाता है प्रोसेसेस डॉट बस टाइम, ठीक है। तो ये हम पिछले क्योंकि दोनों वीडियो से ऐसे ही बना रहे हैं तो अब इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाते। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 फंक्शन बनाएंगे। एक का नाम होगा कैलकुलेट टाइम्स। ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास सबसे पहले तो प्रोसेसेस को आर्गुमेंट लेगा और ये जो एरे हमने अभी ऊपर बनाई होगी इनपुट वाली, उसके बाद उसका साइज और क्वांटम, इन चीजों को ये एज अ आर्गुमेंट लेगा। इस फंक्शन का क्या काम होगा, ये मुझे कैलकुलेट करके देगा तमाम के तमाम कंप्लीशन टाइम, जो तमाम की तमाम चीजें अकॉर्डिंग टू राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो एक हमने ये फंक्शन बनाना है। दूसरा हमने फंक्शन बनाना है कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, और ये फंक्शन मेरे पास 2 चीजें आर्गुमेंट में लेगा। एक मेरे पास प्रोसेस वाली एरे और दूसरा मेरे पास उसका साइज, इसके अंदर टाइम क्वांटम नहीं जाएगा। और तीसरा मेरा फंक्शन जो है वो लेगा कैलकुलेट कौन सा रह गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम रह गया है ना, वेटिंग टाइम। तो ये मेरा फंक्शन वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेगा। इसके अंदर में मेरे पास 2 चीजें जाएंगी, एक मेरी एरे जाएगी और एक उसका साइज जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि ये जो कंप्लीशन टाइम है ये भी तो हमने मालूम करना है, ये इसका क्यों नहीं फंक्शन बनाया। तो ये जो कंप्लीशन टाइम वाला है ना, ये मैंने जो कैलकुलेट टाइम्स वाला है ना, इसी के अंदर ही मैं इसको सोल्व कर लूंगा। तो ये जब हम फंक्शन बनाएंगे तो अब हम देखेंगे। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका काम होगा कि मेरे जो टेबल है उसको प्रिंट करवाए। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला टेबल बनाया ना, तो इसी टेबल की फॉर्म में मेरा रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक प्रिंट टेबल नाम के फंक्शन बनाया और उसके अंदर भी मैंने एरे को और साइज को पास कर दिया और यहाँ ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग
गिविंग रिजल्ट। तो अब हमारे पास इन चारों फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसको बना लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को बना लेते हैं। ये वाला फंक्शन थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग जरा आखिर में बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो दो फंक्शन है ना, इनको बना लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम और कौन सा, वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर सिंपल से मैं लिख दूंगा void कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर ये पूरा फंक्शन अब बना लिया है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पर एरे पास किया था और क्या पास किया था, उसका साइज, उसको मैंने पैरामीटर्स में यहाँ से रिसीव किया। तो यहाँ पैरामीटर्स में रिसीव करने के लिए आपको डेटा टाइप भी देनी होती है, एरे का साइन भी लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ पर भी डेटा टाइप के साथ उसको रिसीव करना होता है। तो ये दोनों चीजें मैंने रिसीव करके यहाँ पर एक सिंपल से फॉर लूप लगाया है जो कि मेरा 0 से n तक चलेगा, और इसके अंदर मेरे प्रोसेस होंगे, जितने भी प्रोसेस होंगे उनका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट होगा। अब टर्न अराउंड टाइम किस तरह से कैलकुलेट होगा उसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर भी बस यूज किया हुआ है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, बस, और कुछ भी नहीं है इस फंक्शन में। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर हम लोग वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। और वेटिंग टाइम देखें यहाँ पर मैंने ये फंक्शन भी डिफाइन कर लिया, वहीं प्रोसेस जो एरे है वो आएगी और उसका साइज आएगा पैरामीटर में, और उसके बाद फॉर लूप लगेगी 0 से n तक, और यहाँ पर हम लोग वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। सारा फंक्शन सेम है, बस यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम की जगह वेटिंग टाइम मैंने लिख दिया, और यहाँ कंप्लीशन टाइम की जगह मैंने टर्न अराउंड टाइम, और यहाँ अराइवल टाइम की जगह बस टाइम, क्योंकि वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक हो गया। तो बस ये छोटे छोटे से फंक्शन थे, ये तो हमारे हो गए कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे पास ये वाला जो मेन फंक्शन है कैलकुलेट टाइम, इसको हम लोग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेता हूँ void कैलकुलेट टाइम, और इसके अंदर मेरे पास जो था कौन कौन से पैरामीटर थे, एक वो मेरी एरे थी एंटर प्रोसेसिस, एक मेरे पास वो एरे थी प्रोसेसिस PROCESS प्रोसेसिस, और उसके बाद मेरे पास दूसरा क्या था n, और लास्ट में मेरे पास था क्या क्वांटम। तो ये तमाम की तमाम चीजें मैंने ले ली अपने पैरामीटर में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि इस फंक्शन में मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो होगा क्या कि सबसे पहले मैंने इस फंक्शन में ये करना है कि ये जो बस टाइम वाला कॉलम होगा ना, इसको मुझे कॉपी करवा लेना है एक नई एरे में, और उस एरे का जो नाम होगा वो होगा रिमेनिंग टाइम। ये मैं कॉपी क्यों करवा रहा हूँ, अगर आपको याद हो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था, वहां पर भी हम लोगों ने यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। बेसिकली हो क्या रहा है, देखे ना यहाँ पर मैंने ना बस टाइम को काट के इसको ना चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ये पेपर वर्क में तो मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जब मैं इसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करने बैठूंगा ना और इसको काट के यहाँ पर चेंज करता रहूंगा, तब होगा क्या, जो मेरा एक्चुअल में बस टाइम होगा ना असल वाला, वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर ये मेरा बस टाइम ये वाला लॉस्ट हो गया तो मैं ना ये कैलकुलेट वेटिंग टाइम जो है ये कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे है कि नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको कॉपी बना लूंगा यहाँ रिमेनिंग टाइम में, और इसके अंदर मैं कट फट करके जो भी अपनी चेंजिंग करनी होगी करूंगा। तो मेरा जो एक्चुअल बस टाइम वाला कॉलम होगा ये मेरा महफूज रहेगा, ताकि मुझे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ तक कहानी समझ आने के बाद हम लोगों ने आगे करना क्या है, यहाँ पर इस रिमेनिंग टाइम को माइनस करते जाना है क्वांटम के टाइम से। अब क्वांटम का टाइम मैंने अपनी एग्जांपल में 2 रखा था, तो मैं यहाँ पर इसको 2 से डिक्रीमेंट करता जाऊंगा। ये 4 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 से 1 हो जाएगा और 1 से 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 5 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा और 1 से 0 हो जाएगा, यानी कि 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप देखें कि 1 रह रहा होगा तब ये 1 से डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यही कहानी है, और यहाँ पर ये 2 से डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो रिमेनिंग टाइम वाली मेरी एरे होगी इसके अंदर डिक्रीमेंट करते करते इसको 0 तक पहुंचाना है, और जैसे मैं ये 0 तक पहुंचा रहा हूँगा उसी दौरान मैं एक नया एक मेरे पास वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा करंट टाइम, और वो जो करंट टाइम है ना वो मेरे ये जो नीचे आपको गैंग चार्ट में जो टाइम नजर आ रहा है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो करंट टाइम होगा ना इसके अंदर मैं करूंगा क्या कि जो करंट टाइम की वैल्यू होगी ना उसके अंदर मैं प्लस करवा रहा हूँगा अपना क्वांटम का टाइम। ठीक है, तो ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखे करंट टाइम शुरू में क्या था 0, उसके अंदर क्वांटम का टाइम कितना है 2, तो 0 में 2 प्लस करें तो कितना आता है, ये देखो 0 + 2 तो कितना आ रहा है 2, तो देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह अब मेरे पास करंट टाइम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगेन मैं क्या करूंगा कि 2 में क्वांटम का टाइम प्लस करवाऊंगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये देखें यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास जो टाइम आ रहा है करंट वो 4 आ रहा है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं ये करंट टाइम का वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, और जैसे जैसे मैं यहाँ
पर इसको डिक्रीमेंट करते आऊंगा, वैसे वैसे करंट टाइम को इंक्रीमेंट करते आऊंगा। बात आ रही है समझ में। अब इसी चीज को हम लोग कोड कर लेते हैं। फंक्शन कहाँ बनाया था हमने, यहाँ पर ये बनाया था। इसको थोड़ा सा और भी जूम कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ अपनी एरे रिमेनिंग टाइम, और इस एरे का साइज भी हमारे पास होगा वही n का साइज। ये करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा, अगली लाइन में फॉर लूप, और इस फॉर लूप में मैं 0 से लेके n तक चलाऊंगा और यहाँ पर मैं कोड लिख लूंगा कि रिमेनिंग टाइम की जो एरे में ith एलिमेंट है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो, प्रोसेसेस का जो ith एलिमेंट है उसका जो बस टाइम है उसकी वैल्यू। तो बेसिकली ये मैंने किया क्या, इस फॉर लूप से होगा क्या कि बस टाइम का हर एलिमेंट मेरे पास रिमेनिंग टाइम में कॉपी हो जाएगा। देख रहे हो ना, बस टाइम का जो एलिमेंट है मैंने असाइन करवा दिया रिमेनिंग टाइम के ith एलिमेंट में। तो यही चीज है ना, यहाँ पर ये बस टाइम का हर एलिमेंट मेरे को कॉपी में चाहिए रिमेनिंग टाइम वाली एरे में। तो इस फॉर लूप का काम यही होगा कि मेरी तमाम की तमाम बस टाइम वाली वैल्यूज को रिमेनिंग टाइम में कॉपी करवा दे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने कॉपी करवाने के बाद अगला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, करंट टाइम को इनिशियलाइज किया था। तो मैं यहाँ पर भी करंट टाइम को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो वेरिएबल बनाता हूँ मैं करंट टाइम, और इसको मैं शुरू में इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0 से, ठीक है ना। तो देखे ना यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने 0 से ही स्टार्ट करवा दिया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद यहाँ पर नीचे मैं ना अब एक नया वेरिएबल बनाने वाला हूँ बूल डेटा टाइप का, और इसका काम होगा क्या, इसका काम ये होगा कि ये मेरे प्रोसेस को मॉनिटर करे कि क्या मेरे जो प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम एग्जीक्यूट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ठीक है। तो ये है ना, ये ऐसे समझे एक मेरा फ्लैग होगा, और ये उस वक्त ट्रू हो जाएगा जब मेरे तमाम के तमाम प्रोसेस जो है वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, और ये उस वक्त तक फॉल्स रहेगा जब तक मेरे तमाम के तमाम जितने भी मेरे प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होने से रहते होंगे, ठीक है। ये शुरू में इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा अभी भी कोई भी प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब यहाँ मैंने नीचे एक ना व्हाइल लूप लगाऊंगा और उसके अंदर मैं कंडीशन दे दूंगा नॉट ऑल डन, ठीक है जी। और अब हम यही जो व्हाइल लूप है ना, यही इस कोड का सबसे ना समझने वाला पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं करूंगा क्या कि शुरू में आते ही मैं ना ऑल डन वाले वेरिएबल को कर दूंगा ट्रू। अब ये मैं ट्रू क्यों करूंगा, ये ट्रू जो है ना ये हमारे पास लास्ट में काम आएगा जब मेरे ना तमाम के तमाम जो प्रोसेस है ना 0 हो जाएंगे और तमाम के तमाम मेरे प्रोसेस जो है वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन मेरे पास ये ऑल ट्रू वाला काम आएगा, मुझे व्हाइल लूप से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो ये शुरू में काम नहीं आएगा, ये मेरे आखिर में काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट में ही लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ना एक कंडीशन लगाऊंगा। उस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा कि रिमेनिंग टाइम जो है ना, जो भी मेरे पास इस टाइम करंट प्रोसेस है उसका जो रिमेनिंग टाइम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। अब ये 0 से ग्रेटर देन क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें रिमेनिंग टाइम मेरे पास कटते कटते यहाँ 0 आ रहा है, और अगर 0 के बाद भी ये छोटा हो गया तो ये तो माइनस में चला जाएगा ना, तो माइनस में हमारा टाइम तो होता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पर इसको 0 तक के रखना है, इससे छोटा नहीं लेके जाना। तो मैंने यहाँ पर इसलिए पहली कंडीशन लगाई कि मेरा जो रिमेनिंग टाइम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा कि अगर वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब अभी मेरा वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो देखो ना यहाँ पर अगर ये मेरे फर्ज करें यहाँ पर 2 इसका रिमेनिंग टाइम रहता है, तो 2 मेरे पास 0 से बड़ा है ना, तो ये मेरे पास 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये अभी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका अभी 2 टाइम रहता है सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो मैं यहाँ पर वो जो फ्लैग है मेरा वो, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ट्रू किया था, इसको मुझे दोबारा से फॉल्स करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो सके। बात आ रही है समझ में, ये कंडीशन बहुत अहम है, इसको ना लगाया ना अगर आपने कंडीशन को, देन होगा क्या कि आपका जो व्हाइल लूप है ना ये इनफाइनाइट लूप में फंस के रह जाएगा। और ये जो कंडीशन है ना ये मैंने यहाँ पर इसको ना फॉर लूप में डालेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर लूप। तो वो मेरी, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए चलाना है ना, तो फॉर लूप के लिए फॉर लूप के साथ ही हम लोग चलाएंगे, और यहाँ कोड के अंदर मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें हर प्रोसेस के लिए चाहिए, तो इसको फॉर लूप में डाल लेंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि मुझे सबसे पहले चाहिए कि मेरा जो रिमेनिंग टाइम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अभी भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट रहता है सीपीयू पे एग्जीक्यूट करने के लिए। देन मैं क्या करूंगा, इसी कंडीशन के बाद एक दूसरी कंडीशन चेक करूंगा इसी कंडीशन के अंदर, है ना। उस कंडीशन में क्या रखूंगा मैं कि अगर मेरा जो रिमेनिंग टाइम है ना, तो यहाँ मैंने एक
देता हूँ, अगर मेरा जो रिमेनिंग टाइम है जिस भी प्रोसेस का वो मेरा बड़ा है क्वांटम से, जो मैंने टाइम दिया होगा उससे बड़ा है, तब मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं, अगर वो मेरा टाइम क्वांटम से छोटा है तब मेरा ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो जल्दी से इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। ये असल में पता है हो क्या रहा है, ये आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही हो। ये देखें यहाँ पर ना, देखें कुछ केसेस में मेरा टाइम क्वांटम ना 2 के इक्वल था, हमारा टाइम क्वांटम था 2 के इक्वल, और यहाँ रिमेनिंग टाइम भी 2 बच रहा था। तो जब मैं उसको 2 से काट रहा था तो वो यहाँ पर 0 हो जा रहा था। लेकिन कुछ मेरे यहाँ देखें ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें मेरा टाइम क्वांटम से छोटा आ रहा था, यानी कि 1 बच रहा है। तो इस केस में देखें उसको सीपीयू तो चाहिए अभी 1 सेकंड के लिए, लेकिन जब मैं उसको इस वाले इफ में इस वाले कोड से एग्जीक्यूट करूंगा तो वो मेरा जवाब में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये कंडीशन लगानी पड़ रही है कि अगर मेरे क्वांटम से बड़ा है तब मेरा अलहदा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो मेरे क्वांटम से छोटा है तब मेरा अलहदा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर वो मेरा क्वांटम से बड़ा है तब जो है मेरा जो करंट टाइम होगा ना उसके अंदर होगा क्या कि करंट टाइम के अंदर मेरा प्लस हो जाएगा उस क्वांटम का टाइम। तो मैं यहाँ इस तरह लिख देता हूँ, करंट टाइम के अंदर प्लस हो जाएगा क्वांटम का टाइम। इस लाइन की समझ में आ रही है ना आपको कि जो भी मेरा करंट टाइम होगा, जैसे यहाँ पर मेरा करंट टाइम था 0, उसके अंदर क्वांटम का टाइम ऐड करेंगे 2, तो मेरे पास अब करंट टाइम क्या हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ देखें इस वाले केस में 10 11 वाले केस में यहाँ देखें सब में 2 का गैप आ रहा था, लेकिन यहाँ 10 और 11 केस में 1 का गैप आ रहा है। तो इस कोड को किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, ये मेरे एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। तभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया करंट टाइम का मसला हल। उसके बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग टाइम होगा ना, रिमेनिंग टाइम उस प्रोसेस का, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, रिमेनिंग टाइम जो मेरा प्रोसेस होगा उसके अंदर मैं माइनस कर दूंगा क्वांटम। अब देखो इस टाइम इस कोड का क्या पूरा ये ना, मैं दोबारा कंडीशन आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या, मैंने किया क्या। बेसिकली ये जो पहली वाली लाइन है ये मेरे जो करंट टाइम है उसके अंदर क्वांटम का टाइम जो है वो ऐड करते जा रही है, और जो मेरी दूसरी लाइन है ये मेरे पास क्या कर रही है, जो रिमेनिंग टाइम वाला मेरे पास एरे था उसके अंदर जो क्वांटम के टाइम से उसको माइनस करते जा रही है। सेम लाइक जैसे हमने यहाँ समझा ना कि यहाँ पर क्वांटम के टाइम को माइनस करते जाना है, और जो करंट टाइम वाला है उसके अंदर क्वांटम के टाइम को ऐड करते जाना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर कोड में लिख दी है कि करंट टाइम माइनस क्वांटम का टाइम, और यहाँ पर रिमेनिंग टाइम के अंदर क्वांटम का टाइम माइनस करना है, जबकि करंट टाइम वाले के अंदर क्वांटम का टाइम प्लस करना है। बात आगे समझ में, काफी आसान है, थोड़ी सी तवज्जो देके बैठे। उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि जब मेरा जो करंट टाइम है या मेरा जो रिमेनिंग टाइम है वो मेरे पास क्वांटम के टाइम से कम आ जाता है, तब क्या हो, तब हो ये कि जो करंट टाइम है ना, जो मेरा करंट टाइम है उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर मेरे पास प्लस हो जाए रिमेनिंग टाइम। उसी प्रोसेस का जितना भी रिमेनिंग टाइम रहता होगा वो मेरे पास प्लस हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो कि जो प्रोसेस है ना, वही जो मेरे पास प्रोसेस होगा, जो करंट प्रोसेस होगा उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो मेरे पास असाइन हो जाएगा उसी करंट टाइम से। और ये मैं लिख लूं तो आपको मैं समझाता भी हूं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, आगे बात समझ में। और यहाँ लास्ट में भी एक मैंने लगा दिया कि जो अब उसका रिमेनिंग टाइम होगा ना उस प्रोसेस का, वो आ जाएगा 0। अब देखें ये एल्स वाले केस में हो क्या रहा है। सबसे पहली लाइन में देखें वो कह रहा है जो करंट टाइम है ना उसके अंदर रिमेनिंग टाइम ऐड कर दो। अब वहीं ये वाला केस लेते हैं हम लोग, 3 को कट करके हम लोगों ने 1 लिखा था क्योंकि 2 तक ये एग्जीक्यूट हो गया था, बाकी इसका कितना रहता था, 1 रहता था। तो ये वही कंडीशन है जब मेरा ये एल्स वाला जो है पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखें इस पार्ट के मुताबिक सबसे पहले वो क्या कह रहा है, जो करंट टाइम है ना उसके अंदर रिमेनिंग टाइम आप लोग ऐड कर दो। ये मेरे पास रिमेनिंग टाइम है और करंट टाइम इस वक्त मेरे पास क्या था, यहाँ पर 10 था इस केस में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो करंट टाइम होगा ना 10, उसके अंदर उसने क्या रिमेनिंग टाइम को ऐड कर दो। तो रिमेनिंग टाइम ये है तो इसको ऐड करेंगे, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो इसका मतलब जो अब मेरा करंट टाइम होगा वो होगा 11। तो सेम लाइक यहाँ गैंग चार्ट में देखें 11 क्लियर हो गया। दूसरी लाइन में देखें वो कहते हैं कि अब वो जो कंप्लीशन टाइम होगा ना उस प्रोसेस का, वो वही करंट टाइम होगा। और देखें यहाँ पर देखें जो भी मेरे पास करंट टाइम आ रहा होगा उसका जो कंप्लीशन टाइम होगा वो बिल्कुल यही वाला होगा जो मेरे पास इस टाइम करंट टाइम मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ P2 का था ना ये, तो P2 का देखें कंप्लीशन टाइम मेरे पास यही वाला आ रहा है। ये हर प्रोसेस में ऐसे होगा, हर प्रोसेस के लिए ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि ये एट द एंड 0 तो होगा ना। तो जब ये 0 होगा इसका मतलब वो टाइम क्वांटम से छोटा हो गया, और जब ये छोटा हो जाएगा देन हमारे पास कंप्लीशन टाइम भी यहीं से मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो कंप्लीशन टाइम वाला है उसकी अलग से कोई फंक्शन नहीं बनाया। और लास्ट में देखें उसने क्या किया कि रिमेनिंग टाइम को 0 कर दिया है। इस लाइन का क्या मतलब है ये देखें, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर मैंने कोई माइनस चीज नहीं की रिमेनिंग टाइम में, तो इसका मतलब इसको मैंने ऐड तो कर दिया लेकिन यहाँ पर ये अभी भी 1 खड़ा हुआ है, तो इसको भी तो 0 करना है ना। हमारा
जो गोल रहेगा कि रिमेनिंग टाइम के सारे एलिमेंट को जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए यहाँ पर मुझे आखिर में एक मैनुअल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अब जो रिमेनिंग टाइम उस प्रोसेस का बचा होगा उसको आपने कर देना है जीरो। तो अब ये मेरी तमाम के तमाम एरर्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे और ये वाला फंक्शन जो है मेरा ठीक ठीक रन हो जाएगा। तो ये वाली सारा इसका फंक्शन था, देखे छोटा सा ही फंक्शन था, बस थोड़ी चीजें समझने वाली थी। और ठीक है जी, अब मेरे पास और कौन सा फंक्शन रह गया है? मेरे पास ये भी हो गया। ओके, तो यहाँ मैंने एक छोटी सी ना मिस्टेक की हुई थी, मैंने कैलकुलेट के अंदर ना ए नहीं डाला हुआ था। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब मुझे लास्ट फंक्शन कौन सा बनाना है हम यहाँ देख लेते हैं। हमने कैलकुलेट टाइम्स वाला भी फंक्शन बना लिया, टर्न अराउंड वाला भी बना दिया, वेटिंग टाइम वाला भी बना लिया। लास्ट मेरे पास जो फंक्शन वो रहता है वो है प्रिंट टेबल का। तो अब मुझे इसको जो है वो डिजाइन करना है। तो जो लास्ट फंक्शन है उसको डिजाइन करने के लिए मैं यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ना बना के रखा हुआ है, कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और देखें इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा भी कर लेता हूँ ताकि आपको जरा नजर आए इसमें हो क्या रहा है। देखें ये जो प्रिंट टेबल वाला फंक्शन है ना, मैंने इसको ना जरा तसल्ली से बैठ के थोड़ा सा ना डेकोरेटिव बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइव बनाने बैठता ना तो काफी सारा टाइम आप लोगों का जाया हो जाता है। तो इसलिए मैं ना आसान सा फंक्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ असल में मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स को पास कर दिया, एक हमारी एरे और दूसरा उसका साइज। उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट में यहाँ पे माइनस माइनस लगा के थोड़ा सा इसको ना टेबल की फॉर्म में लाने की कोशिश की है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ना जो मेरे टेबल की हेडिंग्स थी ना, ये वाली आईडी, अराइवल टाइम, ये सारी इन सारी को ना मैंने यहाँ पर इस तरह से डेकोरेटिव स्टाइल में मैंने यहाँ पर लिख दिया। आईडी ये है, अराइवल टाइम, बस टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। उसके बाद अगेन एक सी आउट का स्टेटमेंट लगाया, वहां पर मैंने ये दोबारा से इसको एक टेबल की तरह मैंने ना बंद कर दिया ताकि एक लाइन सी नजर आए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है और सिंपल फॉर लूप में कुछ भी नहीं किया। अगर आप इन तमाम चीजों को जरा छोड़ देना स्पेसिंग्स को, तो देखें मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने आईडी को प्रिंट करवाया उस प्रोसेस की, उसके बाद उसका अराइवल टाइम, फिर बस टाइम, फिर कंप्लीशन टाइम, फिर टर्न अराउंड टाइम और उसका एंड में वेटिंग टाइम। और कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा इसको मैंने डेकोरेटिव में मुझे टाइम लग गया था तो मैंने कहा चलो इसको ना लाइव वाले हिस्से से काट के ना ऐसे मैं आपको समझा दूंगा ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो अब ये हमारा कंप्लीट जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसको ना रन भी कर लेते हैं। तो ठीक है ना, रन करके देखते हैं इसको क्या हमारा ये ठीक आ रहा है। ओके, तो यहाँ मुझे सबसे पहले वो कह रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, आप अपने प्रोसेसेस डालें। तो मैं यहाँ पर पता करता क्या हूँ कि यही जो है ना, इसी एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करते हैं और इसके आंसर भी हम लोग टैली कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कितने प्रोसेसेस लिए थे, 4। तो सबसे पहले मुझे इनपुट में देना होगा 4। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि आप लोग इसका ना टाइम क्वांटम ऐड करें। तो टाइम क्वांटम मैंने कितना रखा था एग्जांपल में 2, तो मैं ये 2 लिख के एंटर कर दूंगा। उसके बाद देखे मुझे पूछ रहा है कि एंटर प्रोसेस डिटेल्स, कि आप प्रोसेस की डिटेल लगाएं और यहाँ पर उसने मुझे खुद ब खुद ऑटोमेटिक आईडी दे दी है। ये सब का सब काम हो रहा है यहाँ पर, ये जो मैंने इनपुट वाला फंक्शन बनाया था ना ये वाला, इसी के जरिए। तो सबसे पहले मैं अराइवल टाइम जो है वो दे देता हूँ। तो अराइवल टाइम मेरे पहले जो आईडी का था वो था 0 और उसका जो बस टाइम था वो मेरे पास था 4। देख रहे हो कितने अच्छे अंदाज से आ रहा है। उसके बाद इसका अराइवल टाइम है 1 और इसका बस टाइम जो है था वो था 3 और प्रोसेस नंबर 3 का जो अराइवल टाइम था वो था 2 और इसका बस टाइम था 5 और देन प्रोसेस नंबर जो 4 था उसका अराइवल टाइम था, देख लेते हैं क्या था, 4 का था 3 और बस टाइम था उसका 2। तो 3 और उसका बस टाइम कितना है 2। तो देख रहे हो कितना अच्छे अंदाज में उसने मुझे ना प्रिंट करके टेबल की शक्ल में दे दिए। तो यहाँ पर देखे सबसे पहले तो प्रिंट हुआ राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम और नीचे उसने ना टेबल मुझे प्रिंट करके दिया और यहाँ पर देखे पहले प्रोसेसेस दिए सारे के सारे, उसके बाद उनका अराइवल टाइम, फिर उसका बस टाइम और यहाँ पर उसने मुझे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम तमाम का तमाम कैलकुलेट करके दे दिया है। तो इसको एक दफा मैच कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम वाले को मैच कर लेते हैं। तो देखते हैं 10, 11, 14, 8। तो यहाँ देखें 10, 11, 14, 8 मेरा ये ठीक आया। टर्न अराउंड टाइम देखते हैं 10, 10, 11, 10, 10, 12, 5। तो 10, 10, 12, 5 ठीक है। उसके बाद वेटिंग टाइम देखें 6, 7, 7, 3। तो 6, 7, 7, 3। वेल डन जी, वेल डन। देखें तो कितना आसानी से हम लोगों ने राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को सोल्व कर दिया और यही कुछ ही था, बस कोई 2-4 चीजें मुश्किल थी इसके अंदर। ये वाला फंक्शन था ना, इसके अंदर एक कंडीशन आप लोगों ने समझनी है और बाकी जो टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको बताई ना कंडीशन वाले, इनको बस समझना है और बस बाकी कुछ भी नहीं है। और ये जो सारा का सारा सोर्स कोड है ये मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड करके अपने पास एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।